हेलो एवरीवन। तो आज हम 11th और 12th की फिज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे 11th की फिज़िक्स से, क्योंकि मैं अगर बीएससी एमएससी वाले बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, उनके 11th 12th के टॉपिक्स बहुत लैक करते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए चाहे आप 11th 12th में हैं, आपके लिए तो बहुत ही यूज़फुल रहेगी ये सीरीज़। पर अगर बीएससी एमएससी या फिर आप फिज़िक्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। So today we will start with the topic physical world and measurement. तो सबसे पहले तो मैं वैसे तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बट मैं इसी से शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि इसमें हमें फील आएगी कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, हम उन्हें मेजर कैसे कर सकते हैं, जो भी तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सब हम इसमें सीखेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड है क्या। क्या है फिजिकल वर्ल्ड? जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, वो सब कुछ फिजिकल वर्ल्ड है। जो भी हमारे आसपास है फिजिकल वर्ल्ड है। अब इसमें बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, बट फिजिकल क्वांटिटीज क्या है पर्टिकुलरली, जो हम मेजर कर सकते हैं। मेजर क्या क्या कर सकते हैं? मैं मेजर कर सकती हूँ इस बोर्ड का एरिया, इस बोर्ड की लेंथ, मैं मेजर कर सकती हूँ अपना वेट, अपनी हाइट, मैं मेजर कर सकती हूँ आपकी साउंड की पिच कितनी है। ये सब कुछ हम मेजर कर सकते हैं। बट अगर आप कहो कि हमें आपका पढ़ाना अच्छा लगता है और मैं कहूँ कितना अच्छा लगता है, तो आप बता सकते हैं नहीं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जो भी चीज़ हम मेजर कर सकते हैं दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन्हें हमें मेजर कैसे करना है और इसके और डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हमें और कौन कौन सी एप्लीकेशंस मिलती है जो आपकी ओवरऑल फिजिक्स में काम आने वाली है। डायमेंशनल एनालिसिस तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाते हो तो ऑप्शंस एलिमिनेट करने की हेल्प के लिए, या फिर बहुत सी चीज़ों में, वो अभी हम देखेंगे आगे कि कैसे डायमेंशन एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। इस यूनिट को समझने के लिए सबसे पहले तो हम समझेंगे कि साइंस क्या है। क्या है साइंस? साइंस के खुद के मतलब ये एक लैटिन वर्ब से आया है, दैट इज साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी कि कुछ जान रहे हैं, तो वो साइंस है। हम ह्यूमंस इतने ब्लेस्ड हैं कि हमारा माइंड इतना इमेजिनेटिव, इतना इंक्वायरिंग है कि हम अपने आसपास सारी चीज़ों को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व कर पाते हैं, उनके पैटर्न्स को स्टडी कर पाते हैं, आपस में उनके रिलेशंस को समझ पाते हैं। और कुछ लोग इन चीज़ों में बहुत ही अच्छे होते हैं, जो उसे बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करके हमें लॉज देते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनको प्रूफ करते हैं। वो लोग कौन होते हैं? साइंटिस्ट होते हैं, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सारी थ्योरीज देते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जिसे हम साइंस कहते हैं। ये साइंस इसलिए हमारे आसपास की चीज़ों को, ये वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है, इन सबको समझने में काम आती है। ठीक है। और इसका संस्कृत वर्ड होता है विज्ञाना। इसका मतलब भी होता है नॉलेज। So science is simply the knowledge of observations and experiments which is organized in a systematic way. उसे हम उस नॉलेज को क्या बोलेंगे? साइंस बोलेंगे। अब ये नॉलेज तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, साइंस तो बहुत ही बड़ी कैटेगरी है, तो इसे हमने डिफरेंट कैटेगरीज में एक तरह से डिवाइड कर दिया है, ताकि इसे समझना थोड़ा आसान हो, या फिर हमने कह दो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू लोगों को काम बांट दिया है कि तुम इसे समझो, तुम इसे समझो, और फिर आगे लोगों को और समझाओ। और अब देखो, हम तो सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे नेचर को, हमारे सराउंडिंग को हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर एक बार हम समझ जाएं तो उसे यूज़ कैसे करना है वो तो हम समझ ही जाते हैं। बट इसे चलाने वाला तो कोई और ही है, चाहे उसे भगवान को, चाहे परमात्मा। तो साइंस, ये मत समझो कि स्पिरिचुअलिटी से बड़ी है, बट साइंस से हम उसे अच्छे से समझ सकते हैं। सो साइंस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू फिजिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस।
फिजिकल साइंसेज विच इज मेनली डील विद द नॉन लिविंग थिंग्स। फिजिकल साइंसेज में इसलिए तुम्हारी फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, और कह लो एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी आ जाती है, ये सब कुछ फिजिकल साइंसेज में आता है। और बायोलॉजिकल साइंसेज जो कि डील करती है विद लिविंग थिंग्स के साथ, और ये किसके साथ थी? नॉन लिविंग। तो इसमें क्या आ जाएगा बायोलॉजी में? सबसे पहले तो तुम्हारी बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, और तुम्हारी कौन सी होगी? एंटोमनी। मुझे बहुत ज़्यादा बायोलॉजी वाले की तरफ नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स हमारा ये जो फील्ड है ये किसकी स्टडी करता है? नेचर की या फिर नेचुरल फिनोमेना की। जो ब्रांच ऑफ साइंस डील करती है विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, उसे हम कहते हैं फिजिक्स। देखो फिजिक्स भी एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है, जो फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब होता है नेचर। तो वहां से आपका आया है ये फिजिक्स वर्ड, और इसका संस्कृत मीनिंग क्या है? भौतिक। भौतिक, तभी हम उसे भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका संस्कृत में हम भौतिक बोलते हैं। तो ये है हमारी फिजिक्स। अब फिजिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हो? नेचर, द स्टडी ऑफ नेचर एंड द नेचुरल फिनोमिनास। सो फिजिक्स आपका बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स पे काम करता है, दैट इज यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। कि जब भी जो भी आप फिजिक्स में चीज़ें पढ़ रहे हो उनका मेन मोटिव क्या रहता है? कि हम यूनिफाई करना चाहते हैं चीज़ों को। यूनिफिकेशन से मतलब, जैसे अब देखो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लॉज से चीज़ें गवर्न हो रही है। जैसे तुम पढ़ते हो कि कोई चीज़, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस पे रखा है तो वो तब तक वहीं रखा रहेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फिर उस तुमने सेकेंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, थर्मोडायनामिक्स लॉज पढ़े, बहुत सारे पढ़ोगे। बट हम क्या चाहते हैं कि हम सारे लॉज को या फिर बहुत सी थ्योरीज को हम एक लॉ या फिर एक चीज, एक थ्योरी में लेके आना चाहते हैं। इस पे एक मूवी भी है, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो कि तुम प्राइम वीडियो पे चेक कर सकते हो। सो यूनिफिकेशन इज बेसिकली जब हम क्या चाह रहे हैं? टू एक्सप्लेन द, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लॉज इन वन लॉ और इन वन थ्योरी। लाइक जैसे एप्पल गिरा, वो भी ग्रेविटेशन की वजह से गिरा, ग्रेविटेशन थ्योरी लगी उसमें भी। इवन और प्लैनेट और सन जो आपस में रिवॉल्व कर रहे हैं, इनमें भी ग्रेविटेशनल लॉ लग रहा है। तो एक लॉ देखो तुम्हारे एक छोटी सी चीज से लेके बड़ी सी चीज तक लगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म 2 अलग अलग थ्योरीज थी, बट एक हमने कंबाइंड थ्योरी पढ़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो यूनिफिकेशन में वो सब चीजें आती हैं कि वी आर ट्राइंग टू यूनिफाई द थिंग्स, ठीक है। एंड सेकेंड इज रिडक्शन। अब जैसे रिडक्शन के भी नाम से पता लग रहा है कि हम एक बड़ी चीज को बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक आप जैसे थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स में जो बल्क प्रॉपर्टी होती है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को उसकी एंट्रोपी, एंथैल्पी या फिर इंटरनल एनर्जी, इन सब चीज़ों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कह लो, उसके हम एटम तक चले गए, एटम के भी अंदर चले गए, तो हम छोटे छोटे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स से उस चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज रिडक्शन। एंड अगर आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके उसे एक उसमें लेके आना चाहते हो, दैट इज द यूनिफिकेशन। तो ये 2 मेन प्रिंसिपल्स हैं फिजिक्स में जिसपे हम काम करते हैं। सो क्लियर है यहाँ तक? अब हमारी प्रिय फिजिक्स में 4 टाइप्स की बेसिक फोर्सेस होती हैं, होती और भी हैं, बट दैट इज द बेसिक फोर्सेस। बेसिक फोर्सेस, फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किस में लगती है? ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। आप आप में और मुझ में भी लग रही है, बट इसमें जो एक जी का फैक्टर आता है, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 10⁻⁻11 है। तो अगर मासेस बहुत स्मॉल होंगे तो इस फोर्स का इफेक्ट इतना नहीं होगा कि हम ऑब्जर्व कर पाए। बट सन और इन सबके मासेस इतने ज़्यादा हैं कि इनमें बहुत प्रोमिनेंट है ये फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं G ले रही हूँ। उसके बाद हमारे पास होती है वीक फोर्सेस।
वीक फोर्सेस एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगती है, जो लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, इन सब के बीच में जो लगती हैं वो वीक फोर्सेस होती हैं। उसके बाद हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में हो। और उसके बाद आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये किन के बीच में लगेगी? जैसे न्यूक्लियॉन्स को जो आपस में बॉन्ड करके रखी हुई है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब इन्हीं की वजह से, इन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से आपस में बॉन्डेड है। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं Fn से। ठीक है, तो अगर मैं इनकी पावर्स का अंदाजा देना चाहूँ तो मैं इसे अगर 1 लेके चल रही हूँ, इसे हम ऐसे ले लेते हैं कि ये 1 है, तो तुम्हारी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस इससे 10⁻25 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग वैसे ही हमने इसमें वर्ड में उसे स्ट्रॉन्ग दे दिया, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, दैट इज द 10⁻38। तो ग्रेविटेशन तो बहुत कमज़ोर रह गई इनके बीच में। तो ये हमारी रेशियो होती है, ये सारी जो बेसिक 4 फोर्सेस है हमारे इस यूनिवर्स में। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा बेसिक हो गया हमारा फिजिक्स का। अब उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स क्या है, उन्हें मेजर कैसे किया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमारे साथ जुड़े रहो, आगे हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी के लिए तुम इतना शॉर्ट करो ताकि तुम्हारा ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आप फिजिक्स भी सीख जाओ। ओके, सो आई होप आपने इंजॉय किया होगा, समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब, लाइक और कनेक्ट रहिए।